नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, आज मुख्यमंत्री मथुरा पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कोविड कमांड सेंटर का मथुरा में निरीक्षण किया है। 100% निःशुल्क टीकाकरण के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री ये बात कहते हुए 20,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं। बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय है। वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। सभी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। 97,000 राजस्व गांव में स्क्रीनिंग जारी है। तो मुख्यमंत्री मथुरा में हैं और मथुरा में अधिकारियों से बातचीत के बाद उन्होंने कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया, वहां की स्थितियों का जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि सबकी जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। 100% निःशुल्क टीकाकरण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वहीं 20,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं। बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय है। वहीं वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। यह भी बात कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ये कहते हुए 97,000 राजस्व गांव में स्क्रीनिंग जारी है इस वक्त। तो मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया है। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और इसके बाद अधिकारियों से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय है। वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ये कहते हुए, यानी कि हर किसी को वैक्सीन बहुत ही जरूरी है। सभी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। यानी आप अपनी सुरक्षा करें, जागरूकता लाएं, कोरोना के बारे में ठीक तरीके से समझें। सीएम योगी ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया मथुरा में, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और गगन पंडित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, आप बताइए कि मुख्यमंत्री कई बातें जो इंपॉर्टेंट है उन्होंने तो कहा ही है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है कि वहां अब क्या कार्यक्रम है। तो आपको जैसा कि मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम, जो सरकारी प्रोग्राम जो हम लोगों के पास जो आया था, अचानक से जो तो एक बार आपको फिर से बता दें, खबर मथुरा से। सीएम योगी ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया है। 100% निःशुल्क टीकाकरण के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री ये कहते हुए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 20,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं। बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय है। हसबेच डैम्पियर नगर पहुंचे सीएम योगी। होम आइसोलेट परिवार का वहां हालचाल जाना है। कोविड कमांड सेंटर के निरीक्षण के बाद पहुंचे हैं। कोरोना के खिलाफ ग्राउंड जीरो पर सीएम योगी। आपको बता दें कि कोरोना को मात देने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद ही मोर्चा संभाला है और लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। और कोविड कमांड सेंटर के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री डैम्पियर नगर पहुंचे, जहां पर होम आइसोलेट लोगों से भी बातचीत की। तो होम आइसोलेट परिवार का हालचाल जाना कि फिलहाल क्या स्थिति है, और उन स्थितियों के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लोग होम आइसोलेट हैं उन्हें भी इलाज के साथ साथ वो सभी सुविधाएं दी जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मथुरा की ये तस्वीर है। डैम्पियर नगर पहुंचे मुख्यमंत्री और होम आइसोलेट परिवारों से हालचाल जाना। और गगन पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, अब आगे क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का? देखिए, आइसोलेट परिवार से मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से आगरा के लिए रवाना हुए। आगरा में जो है अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे और समीक्षा बैठक के बाद वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से सरकारी कार्यक्रम मथुरा में मिला था योगी आदित्यनाथ का, बिल्कुल उसके अपोजिट हुआ। मुख्यमंत्री ने अचानक से जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल में जाकर जो मरीज वहाँ एडमिट थे, मरीजों से हालचाल लिया। साथ ही साथ वहाँ जो इलाज कर रहे डॉक्टर हैं, डॉक्टरों से भी हालचाल लिया मरीजों के लिए और जानकारी ली किस प्रकार से इलाज किया जा रहा है। उसके बाद कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया गया। कोविड कमांड सेंटर के निरीक्षण के बाद में संबोधन किया गया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डैम्पियर नगर पहुंचकर एक परिवार के 7 लोग आइसोलेट थे, जो होम आइसोलेट जो फैमिली थी, उनसे जाके मिले और उनके हालचाल का जायजा लिया। साथ ही वहाँ डॉक्टरों से, डॉक्टर भी साथ में, तो डॉक्टरों को भी निर्देशित किया कि जितने भी लोग होम आइसोलेट हैं उन सभी को मेडिसिन किट जो है प्रोवाइड कराई जाए। जी डैम्पियर नगर पहुंचने के बाद वो होम आइसोलेट जो परिवार है
उनका भी हाल चाल जाना है। उन सब के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर क्या निर्देश दिए हैं अधिकारियों को? जी, बता दूं, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होम आइसोलेट परिवार से जाकर मिले और साथ में जो अधिकारी मौजूद थे डॉक्टरों से भी निर्देशित किया गया कि जितने भी लोग होम आइसोलेट हैं उनको भी मेडिकल किट और जो अन्य सुविधाएं हैं, जो मरीजों के लिए जो जरूरी सुविधाएं हैं, वो सब होम आइसोलेट मरीजों को भी समय पर उपलब्ध कराई जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री अब वहां से आगरा के लिए रवाना हो चुके हैं। मथुरा में कई उनके कार्यक्रम लगे हुए थे, यानी कि निरीक्षण उन्होंने किया। निरीक्षण के बाद होम आइसोलेट परिवारों का भी हालचाल जाना और कोविड सेंटर का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों को उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस बीच आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है। नवनिर्वाचित प्रधान प्रीति का कोरोना से निधन हो गया है। आपको बता दें कि 10,000 की आबादी वाले बरला गांव की प्रधान थी प्रीति। संक्रमण के बाद 4 दिन से अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन फिलहाल अभी जो खबर आ रही है उसमें ये कि नवनिर्वाचित प्रधान प्रीति का कोरोना से निधन हो गया है और ये बहुत ही दुखद है। 10,000 की आबादी वाले बरला गांव की प्रधान थी प्रीति और अभी अभी निर्वाचित हुई थी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, लेकिन कोरोना के कारण प्रीति का निधन हो गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नवनिर्वाचित प्रधान प्रीति का कोरोना से निधन हो गया है। 10,000 की आबादी वाले बरला गांव की प्रधान थी प्रीति, जिनका कोरोना से निधन हो गया है। 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन अभी अभी जो खबर आ रही है उसमें यह कि कोरोना से प्रीति का निधन हो गया है। तो बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, नवनिर्वाचित प्रधान प्रीति का कोरोना से निधन हो गया है। पर आपको फिर से बता दें कि अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 10,000 की आबादी वाले बरला गांव की में प्रधान बनी थी वो सबसे ज्यादा वोट लाकर, और लेकिन इसके बाद कोरोना से पीड़ित हो गई थी प्रीति और 4 दिनों के बाद यानी कि अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज उनका निधन हो गया है। 10,000 की आबादी वाले बरला गांव की प्रधान थी प्रीति। तो कोरोना बेहद ही खतरनाक है। लगातार खबरें आ रही है अलग अलग जगहों से, लोगों की मौतें हो रही है। मौत इतनी हो रही है कि शमशान में जगह नहीं। गंगा घाट मर चिता जलाते जलाते लोग वहां थक गए हैं और गांव वालों का अब ये आरोप है कि गंगा किनारे भी जमीन नहीं बची है शव को दफनाने के लिए। और इस बीच लगातार खबरें अलग अलग जगहों से, मुजफ्फरनगर से खबर आ रही है जहां पर प्रधान प्रीति भी कोरोना के चपेट में आ गई, यानी कि उनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, सपा सांसद आजम खान का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। सपा सांसद आजम खान की स्थिति में सुधार है, ये मेदांता अस्पताल की तरफ से कहा गया है। आजम खान को आज कम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी है। सीवियर इन्फेक्शन डिजीज प्रोटोकॉल के तहत उनका इलाज हो रहा है मेदांता में। मेदांता के विशेषज्ञों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। तो आपको बता दें कि सपा सांसद आजम खान की हालत स्थिर है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी संतोषजनक है। तो कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। फिलहाल वहां से जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया उसमें कहा गया है कि फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो सामान्य है। एक बार आपको फिर से बता दें, रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की हालत इस वक्त स्थिर है। सीतापुर जेल से उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था दरअसल कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, और वहां लगातार डॉक्टरों की टीम की निगरानी में है। और इस वक्त जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि अब धीरे धीरे उनकी जो स्थिति है वो बेहतर होते जा रही है। एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, क्या कहा गया है आज मेडिकल बुलेटिन में? हाँ, बिल्कुल निश्चित है कि आजम खान के हेल्थ बुलेटिन को लेकर मेदांता ने डिटेल जारी की है, जिसके अनुसार आजम खान की सेहत में सुधार हुआ है। पिछले दिनों की अपेक्षा आज उनको कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है और हालांकि उन्होंने थोड़ा सा अलग से खाना भी लिया है और इसको देखते हुए अब लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है उनकी निगरानी कर रही है। हालांकि जो सीवियर इन्फेक्शन डिसीज है उसके प्रोटोकॉल के तहत उनका इलाज हो रहा है, जिसके बारे में मेदांता लखनऊ ने जानकारी दी है। साथ ही साथ जो आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम भर्ती है उनकी स्थिति संतोषजनक है, उन पर भी डॉक्टर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। तो निश्चित है कि आज आजम खान के लिए जरूर राहत भरी बात है, क्योंकि बाकी दिनों की अपेक्षा जब से वो
भर्ती हैं, तब से आज उनको कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नाव के बाद कानपुर से भी शव दफनाने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि कानपुर का खिरेश्वर घाट भी बना शवों का कब्रगाह। गंगा किनारे लगातार शवों को दफनाने का सिलसिला जारी है। शवों को दफनाने के सिलसिले में कोई रोक नहीं। कानपुर कई गांव में भी लगातार मौतें हो रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल ये लगातार हम लोग खबर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शवों को दफनाया जाता है। हजारों लोगों की मौत हो गई है। कानपुर से खबर है, जहां ग्रामीण क्षेत्र से शवों को लाकर गंगा किनारे दफनाया जा रहा है। कानपुर का खिरेश्वर घाट शवों का कब्रगाह बन गया है। गंगा किनारे लगातार शवों को दफनाने का जो सिलसिला है वो जारी है और ये सब मौतें कोरोना की वजह से हो रही है। तो गंगा किनारे लगातार भीड़ देखने को मिल रही है और ये भीड़ शव दफनाने को लेकर, यानी इस वक्त जो देश में परिस्थितियां हैं, खासकर कोरोना को लेकर जो मौतें हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में भी अब इसका असर देखने को मिल रहा है। कानपुर के अलग अलग इलाके में जो खबर आ रही है उसमें ये कि कई लोगों की मौत हो गई है और इन सब को गंगा किनारे दफनाया जा रहा है और गंगा किनारे शव दफनाने को लेकर लोगों की काफ़ी भीड़ नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि उन्नाव में भी ये शिकायतें मिल रही थी कि गांव के लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं। 300 से ज़्यादा शवों को दफनाया गया है और आलम यह है कि वहाँ पर अब ज़मीन तक नहीं बची है शव को दफनाने के लिए। लोग कहाँ दफनाए शव, लोग सोच ही नहीं पाते कि हम कहाँ लेकर जाएं, कहाँ दफनाएं, और रोज़ का ये सिलसिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आप इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त किस तरह की भयावहता है, परिस्थिति है कोरोना को लेकर। तो कानपुर कई गाँव में लगातार मौतें हो रही है और खिरेश्वर घाट शवों का कब्रगाह बन गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कानपुर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से लगातार मौतें हो रही है, ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि आखिरकार शवों के अंतिम संस्कार के लिए भी जगह कम पड़ने लगी है। गंगा किनारे लोगों की भीड़ और ये सब अपने अपने परिजनों को, यानी कि जिनकी मौतें हो गई है, उन्हें दफनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लोगों का मानना है कि जिस तरीके से उन्नाव में ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं, वैसे ही कानपुर में भी। और दो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कानपुर और उन्नाव की, जहां पर कोरोना से हुई मौतों के कारण गंगा किनारे जो शवों का दफन किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे शव हैं जिसे यूं ही लोग गंगा जी में फेंक दे रहे हैं। और रमन गुप्ता जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। रमन, आप बताइए, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो स्थिति है वो कितनी भयावहता है और शव दफनाने के लिए भी अब धीरे धीरे जगह कम पड़ गई है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि उन्नाव के बाद अब कानपुर में भी ये जो भयावह स्थिति बनी हुई है कि सब अब दफनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो घाटों पर स्थिति है वो बिल्कुल आपको बता दें कि घाटों पर ये स्थिति है कि वहां पर सब जलाने के लिए इंतजाम नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से सब जलते हैं, तो उनका भी ये कहना है कि सारा दिन में कई लाशों को जलाना पड़ रहा है। उसकी वजह से जो ताजा तस्वीर न्यूज़ ऑन इंडिया आपको दिखा रहा है कि जो कानपुर का खिरेश्वर घाट है, जहां पर अब सब दफनाए जा रहे हैं, तो इसके कहीं ना कहीं मायने ये भी लगाए जा सकते हैं कि जिस तरह से प्रशासन की एक बड़ी चूक दिखाई दे रही है। हालांकि जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि लगातार जो बॉडियां हैं उनको दफनाया जा रहा है, लोगों को जगह नहीं मिल रही है बॉडियों को जलाने के लिए। घाटों पर ये स्थिति बता दें कि घाटों पर जब बॉडी जाती तो वहां उनसे जो है पैसे वसूले जाते हैं, परिजनों को हाथ नहीं लगाने दिया जाता है। और अब जो स्थिति है, आपको ताजा तस्वीर न्यूज़ ऑन इंडिया दिखा रहा है कि जिस तरह से सबों को दफनाया जा रहा है, ये प्रशासन की कहीं ना कहीं बड़ी चूक मानी जा सकती है। जी बिल्कुल, और खुलेआम कोई रोक टोक नहीं, यानी कि वहां पर एक व्यवस्था होनी चाहिए। और यही वजह है कि ये जो शव है वो पानी में बहकर दूर तक, यानी कि अभी आप कुछ दिन पहले तस्वीरें आपने देखी होगी कि किस तरह से बिहार के बक्सर में लगभग 100 से ज़्यादा शव पाए गए थे वहां पर। तो ये बहुत ही विचित्र स्थिति हो गई है। प्रशासन इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रहा है।
जी बिल्कुल, अब प्रशासन लगातार लोगों को, हालांकि जिस तरह से घाटों का निरीक्षण लगातार प्रशासन कर रहा है, जिलाधिकारी कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्थिति है, ये जो तस्वीरें हैं, ये कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति है। लगातार वहां पर लोग जाके जो कोविड के पेशेंट हैं उनको दफना देते हैं। अब आप इसे मायने लगाइए कि जो लोग भी वहां पर जाते हैं उनको कहीं ना कहीं इसका संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। जिस तरह से आपने जो तस्वीरें देखी कि जिस तरह से बॉडियां नदियों में बह रही है, गंगा के किनारे आ रही है, वो भी कोविड के पेशेंट हैं, तो वहां के आप हालात कैसे होंगे, संक्रमण की जो स्थिति है और फैल जाएगी। अब जो दफनाने वाली स्थिति कानपुर में सामने आई है, अब इस पर जिला प्रशासन किस तरह से रोक लगाता है, क्या मॉनिटरिंग करता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये जो स्थिति लगातार बनी हुई है कानपुर में, ये भयावह है, क्योंकि कानपुर में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है और अब कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र से अब ग्रामीण क्षेत्र में इसकी संक्रमण की स्थिति ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लगातार वहां पर संक्रमित जो लोग हैं और जो उनको इलाज ना मिलने की भी तस्वीरें हमने दिखाई थी, और लगातार वहां पर लोग संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से, और गांव में ना तो इलाज की व्यवस्था है, ना ही दवा की व्यवस्था है। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत में बनेगी स्पुतनिक वी वैक्सीन। आपको बता दें कि अगले हफ्ते से वैक्सीन की बिक्री शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है, एक बार आपको फिर से बता दें कि भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन बनेगी। अगले हफ्ते से वैक्सीन की बिक्री भी शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। तो कोरोना को लेकर, कोरोना को हराने को लेकर वो हर संभव प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से, और इसी में एक प्रयास स्पुतनिक वी वैक्सीन, जो अब भारत में भी निर्माण किया जाएगा और अगले हफ्ते से वैक्सीन की बिक्री भी शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर भारत में और भारतीयों के लिए अगस्त दिसंबर के बीच टीकों की 216 करोड़ खुराकें भारत में निर्मित होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, वैक्सीन सभी के लिए उपलब्ध होगा। इसके बाद आपूर्ति भी आगे बढ़ेगी। इसका उत्पादन जुलाई में शुरू होगा और अनुमान है कि इस अवधि में 15.6 करोड़ खुराक का निर्माण किया जाएगा। एक बार आपको फिर से बता दें कि भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन बनेगी और वैक्सीन सभी के लिए उपलब्ध होगा। इसके बाद आपूर्ति भी आगे बढ़ेगी। इसका उत्पादन जुलाई में शुरू होगा और अनुमान है कि इस अवधि में 15.6 करोड़ खुराक का निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते खबर लखनऊ से। सीएम योगी के मिशन ऑक्सीजन का असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यूपी में दूर हो रही है ऑक्सीजन की किल्लत। सीएम योगी के युद्ध स्तर पर चला रहे अभियान मिशन ऑक्सीजन के परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं। 24 घंटे में 1014.53 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। तो 1014.53 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है 24 घंटे के भीतर। 24 घंटे में 1014.53 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 619.59 मीट्रिक टन आपूर्ति दी है। और आपको बता दें अलग अलग जिलों को कितने मिले हैं ऑक्सीजन। 113.13 मीट्रिक टन कानपुर को, वाराणसी को 65.71 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, वहीं वाराणसी को 65.71 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। मेरठ की बात कर लीजिए 252.56 मीट्रिक टन, वहीं मुरादाबाद में 56.20 मीट्रिक टन, यानी कहीं भी अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। आगरा की बात कर लीजिए तो 77.03 मीट्रिक टन आगरा को दिया गया है। वहीं गोरखपुर में 51.37 मीट्रिक टन। खबर लखनऊ से, जहां थाईलैंड से आई युवती की मौत के मामले में कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर लिया गया है। कोर्ट में 156(3) में मुकदमा दाखिल हुआ है। एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने प्रार्थना पत्र दिया है। सीजीएम कोर्ट लखनऊ में प्रार्थना पत्र दिया गया है। एफआईआर करने का आदेश देने की प्रार्थना पत्र दिया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें, एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने यह प्रार्थना पत्र दिया है। सीजीएम कोर्ट लखनऊ में प्रार्थना पत्र दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं खबर गोरखपुर से, जहां पर कोरोना संक्रमण के बीच एक और बुरी खबर। जिले में ब्लैक फंगस की दस्तक, 6 लोग संक्रमित मिले हैं। 35 से 50 साल के 6 लोग बीमारी से संक्रमित हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, ब्लैक फंगस जो अभी ये बीमारी सामने आई है और गोरखपुर से खबर है, जहां पर 6 लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमण के बीच एक और बुरी खबर, जिले में ब्लैक फंगस की दस्तक, 6 लोग संक्रमित हुए हैं। 35 से 50 साल के 6 लोग हुए बीमारी से संक्रमित। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस जो एक नई बीमारी है जिसने दस्तक दी है, और लखनऊ में 6 लोग इस बीमारी के शिकार हुए हैं। 35 से 50 साल के बीच लगभग 6 ऐसे मरीज हैं जिनके अंदर ब्लैक फंगस के लक्षण देखे गए हैं। तो जिले में ब्लैक फंगस की दस्तक हो गई है, 6 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 35 से 50 साल के 6 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, खबर गोरखपुर से, 35 से 50 साल के 6 लोग बीमारी से संक्रमित हुए हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे मतलब लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ब्लैक फंगस यानी एक नई बीमारी है। कोरोना के बाद ये ब्लैक फंगस यानी नई बीमारी दस्तक दी है, जो परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। और गोरखपुर से खबर आ रही है, जहां पर 6 लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।